कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। यह भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है, सौरमंडल में पृथ्वी। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड या यूनिवर्स, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? यह एकमात्र परिकल्पना है। आज तक इसके आकार, इसकी स्थिति को लेकर के संपूर्ण या परफेक्ट नॉलेज नहीं है। वैज्ञानिक लगातार इसके अनुसंधान में लगे हुए हैं। फिर आता है आकाशगंगा क्या है। जब कभी आप अंधेरी रात में आसमान का अवलोकन किए होंगे तो आप देखे होंगे आकाश में दूध की धारा की तरह कुछ चीज चलती हुई आपको दिखाई देंगी। ये बचपन में हम सबको लगा करता था कि ये सारी चीजें केवल कुछ इमेज हैं, कुछ बादल के समूह हैं, लेकिन नहीं, ये चमकीले होते हैं और दूध के धारा की ही तरह दिखाई देते हैं। यह एकमात्र आकाशगंगा है, मिल्की वे। इसी तरह लाखों करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं और इन्हीं आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कह देते हैं। अब जो रात के समय कभी हम अंधेरी रात में जब आसमान को देखे हैं और उसमें चमकीला दूध जैसा धार का कोई एक संरचना दिखाई दिया तो उसे हमने मिल्की वे कहा। मिल्की वे क्यों कहा गया? क्योंकि यह दूध की तरह दिखाई दिया, इसलिए वैज्ञानिकों ने या प्राचीन काल के लोगों ने इसे दुग्ध मेखला कहा था। इसी मिल्की वे में क्या है? इस मिल्की वे में बहुत अरबों खरबों ताराएं हैं और इन तारों को हम सूर्य कहते हैं। एक तारा उसमें से है, इन तारों में एक तारा है सूर्य। और ही अकेला है सूर्य ही अकेला है जिसके पास एक अद्भुत ग्रहों का समूह है। ये ग्रहें 8 हैं। इसका मतलब कि सूर्य के पास 8 ग्रह हैं, कुछ उल्का पिंड हैं और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र पट्टी हैं। इन्हीं सारे समूहों को हम सौरमंडल कहते हैं। इन्हीं सारे समूहों को हम सौरमंडल कहते हैं। अब सौरमंडल, आपने ये चीजें बहुत बखूबी से समझी होगी कि सौरमंडल, मित्र मंडल क्या होता है। तो मित्र मंडल जैसे एक मित्र है, उस मित्र के लीडरशिप में बहुत सारे और भी मित्र आते हैं तो उसे हम मित्र मंडल कहते हैं। उसी तरह एक सूर्य है जो कि तारा है जिसमें स्वयं के प्रकाश होते हैं। यह बहुत सारे ग्रहों और उल्का तथा क्षुद्र ग्रहों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, इसी के कारण इसे हम सौरमंडल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि ग्रह क्या होता है। ग्रह, इसे इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं और प्लेनेट ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है जिससे प्लेनेटाई कहते हैं। प्लेनेटाई ग्रीक भाषा के शब्द से प्लेनेट बना है। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिक्रमा करने वाला। इसका सीधा मतलब होता है डियर कि जो सूर्य है उसके जितने भी 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये परिक्रमा करने वालों को ही हम ग्रह कहते हैं। और इसी के कारण हम कोई छोटे छोटे पिंड हैं तो उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और जब इनको हम समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है और उल्का पिंड क्या है। उल्का पिंड भी हैं लेकिन ये ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों से छोटे होते हैं। बर्फ, गैसों और छोटे छोटे चट्टानों के बने होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने आसमान में पुनरावलोकन किया होगा, देखा होगा कि जब रात के समय कोई पिंड हमारी स्पेस से होकर गुजरता है तो वह वायुमंडल के घर्षण के कारण उसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है और वह वहीं जल के नष्ट हो जाता है। वो कुछ होता नहीं है, यही उल्का पिंड होता है। और ग्रह की बात करें तो हर एक ग्रह के पास उपग्रह हैं। सारे ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है, क्षमा चाहते हैं। कुछ ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह हैं, कुछ ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। सबसे ज्यादा अगर उपग्रह हैं तो बृहस्पति और शनि के पास है और सबसे कम अगर उपग्रह हैं तो पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। हम यहाँ तथ्यों की बात नहीं करते हैं बल्कि अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं डियर। और अवधारणाओं में सबसे पहले एक अवधारणा आती है, खगोलीय पिंड क्या है। जब शाम के समय हम सब आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे चमकीले चमकीले पिंड हमें दिखाई देते हैं। जैसे बहुत तारे दिखाई देते हैं, चांद दिखाई देता है और कभी कभी गिरते हुए उल्काएं दिखाई देती हैं। दिन के समय देखते हैं बेसिकली सूर्य दिखाई देता है। इन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। और अब हम देखेंगे, बड़े सरल भाषा में समझेंगे
कि ग्रह हैं, ये 8 ग्रह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सबसे नजदीक इसमें बुध है, नजदीक होने के कारण इसका परिक्रमा काल कम होता है। और सबसे दूर नेपच्यून है, जिसका परिक्रमा काल सबसे अधिक होता है, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा इसकी कक्षा है। कक्षा ये होती है जो किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला वे होता है, पाथ होता है, उसे हम कक्षा कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ग्रहों के नाम हम कैसे याद करें। तो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह को आप जब आप सूर्य से देखेंगे तो आपको सबसे पहले बुध दिखाई देगा, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इन सबको जैसे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ऐसे याद करते हैं। इसका एक ट्रिक है कि आप लोग बुध से शुरू करिए और एक एक दिन को अंतर करते चलिए, तो आप सीधे इस पे बैठ जाएंगे। और जहाँ पृथ्वी आती है इसको आप रविवार से बना सकते हैं कि जब रविवार का दिन है इस पे पृथ्वी बनाइए। बुध के बाद बृहस्पतिवार को छोड़ दीजिए, शुक्र पे आ जाइए, शुक्र को छोड़ करके शनि को छोड़ करके रविवार पे आइए, और रविवार के बाद जो बुध सोमवार है उसको छोड़कर मंगल, एक एक दिन को जब हम छोड़ करके आएंगे तो अंततः हम सारे ग्रहों को याद कर पाएंगे। सबसे तीसरा नंबर हमारा पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है, इसमें भी दिया है और आप स्क्रीन पर एक इमेज शो हो रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। और पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्यों अद्भुत ग्रह कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी ही पूरे सौरमंडल में, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि पृथ्वी ही है जो पूरे के पूरे पूरी आकाश गंगा में या पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर जीवन संभव है। ये जीवन क्यों संभव हो पाया? क्योंकि पृथ्वी के पास अनुकूलित गैस है। जितनी गैस एक जीवन को प्रदान करने के लिए होनी चाहिए, पृथ्वी के पास जल है। पृथ्वी के पास वह सारे मिनरल हैं जो एक जीव को उत्पत्ति करने में, उसके विकास में, उसको सस्टेन करने में आवश्यक होता है। तो इसमें जो गैस है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% कार्बन डाइऑक्साइड है, और सबसे महत्वपूर्ण है जो आज सारे जीवों के लिए एक आपदा बनती जा रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा नेचुरल रूप में 0.03% पाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, औद्योगिकरण के बाद से ये इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस गैस है। चूंकि यह क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है वह सीधा एकदम साधारण भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो सूर्य के प्रकाश को, उष्मा युक्त प्रकाश को पूर्णतः आने देती है पृथ्वी पर, और उसे रिफ्लेक्ट होकर, या जब उष्मा बजट पढ़ेंगे भूगोल के चैप्टर में तब इसको हम समझेंगे, उसको रिफ्लेक्ट होकर पूर्णतः वायुमंडल में नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी पर कहीं न कहीं तापमान बढ़ता है और इसका प्रभाव सीधा पड़ता है ग्लेशियर के पिघलने पर। ग्लेशियर पिघलता है और हमारे कोस्टल एरिया में बाढ़ आ जाते हैं। कोस्टल एरिया में बाढ़ होने के लिए सारे मानवीय ही नहीं बल्कि सारे हमारे इकोसिस्टम पर ही गलत प्रभाव पड़ता है, और यह एक विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम बात करते हैं, एक बार और समझने का इसका ऐसे प्रयास करते हैं। अभी तक तो हमने ब्रह्मांड से ग्रह पर आया, अब हम चलते हैं ग्रह से लेकर ब्रह्मांड की तरफ बढ़ते हैं, तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या है, आपकी स्थिति क्या होगी इस ब्रह्मांड में। पृथ्वी है, हम पृथ्वी को ही लेकर चलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। यह ग्रह ऐसी पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी के ही तरह मिलते जुलते, या जैसे सूर्य अपने सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उसी 8 ग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है। इस ग्रह पे ही जीवन पाया जाता है। यह ग्रह ही है जो अद्भुत है। यह ग्रह ही है, अगर आप चांद पे जाएंगे, चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। बात पे उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी पर जब आकर हम अवलोकन करते हैं, किसका अवलोकन करते हैं कि हम ब्रह्मांड की परिकल्पना कैसे करें।
तो पृथ्वी पे आ करके जब हम देखते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा दिखता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा दिखता है और पृथ्वी पर पर दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह भी छोड़े हैं। अब उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या होते हैं? एक ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनका भी एक अपना कार्य चक्कर लगाने का काल होता है, समय होता है। इस समय के तहत ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य और उनके ग्रहों के उपग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। यह सौरमंडल कहाँ है? बात आती है, ये सौरमंडल कहाँ है? इस सौरमंडल की अपनी स्थिति है, वो है मिल्की वे में। हम कहें मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे एक बहुत बड़ी आकाशगंगा है जिसमें एक ही सूर्य नहीं, सूर्य की ही तरह लाखों करोड़ों सूर्य पाए जाते हैं। सूर्य मतलब तारा, करोड़ों सूर्य पाए जाते हैं, करोड़ों तारे पाए जाते हैं। और इनको देखने के लिए एनसीईआरटी में स्पष्ट कहा गया है कि रात को, अंधेरी रात में जब आप सोएंगे और सो के आसमान का अवलोकन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक दूध की तरह धारा बहती हुई दिखाई देती है और यह बहुत चमकीली होती है। आसमान में सबने कभी न कभी देखा होगा। इन्हें मिल्की वे कहा जाता है और ये मिल्की वे आकाशगंगा लाखों आकाशगंगाओं में एक आकाशगंगा है और इन लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम उपग्रह की बात करते हैं। उपग्रह में 53 उपग्रह लगभग बृहस्पति और शनि के पास है। इनके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग को नासा ने भेजा था 1969, 20 जुलाई 1969 में भेजा था। भारत की भी अपनी महत्वाकांक्षी योजना है। भारत के अभी पीआईबी सोर्स से इस चीज को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत के जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा है कि 2040 तक मानव युक्त मिशन चंद्रमा पर जाएगा और वहां से 2047 में विकसित भारत की उद्घोषणा की जाएगी। यह भारत की महत्वाकांक्षी योजना है। इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 में स्थापित किया जाएगा। अभी बात करते हैं स्पेस क्या है। पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई बढ़ते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जब ऊंचाई बढ़ते हैं तो इस ऊंचाई को, इस वायुमंडल को क्रॉस करने के बाद, इस वायुमंडल को क्रॉस करने के बाद एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा जगह मिलता है जहां पे पृथ्वी का ग्रेविटी कम होता है या न के बराबर होता है, जीरो ग्रेविटी होती है। और इस जीरो ग्रेविटी में हम बहुत अच्छे से किसी भी चीज को वैज्ञानिक रिसर्च करके निष्कर्ष निकालते हैं कि जीरो ग्रेविटी में किस तरह कोई प्लांट ग्रो करता है, किस तरह परिवर्तन होते हैं, फिजिक्स का नियम कैसे कार्य करता है, केमिस्ट्री का नियम काम करता है, क्योंकि ग्रेविटी का ही सब विषय है। तो इसलिए स्पेस स्टेशन, इंडिया की स्पेस स्टेशन की भी स्थापना हो रही। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाई करेंगे 2027 में, इसका प्रयास करेंगे। अभी ये अधूरा है, इसमें काम चल रहा है, देखिए कब तक इसके ऊपर काम की जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे जो रिसर्च का मुद्दा है और एक करंट का मुद्दा है, इसलिए इसमें शामिल कर दिए। हम बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह की। कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए होता ही होता है। इसका कार्य नेविगेशन करना, इसका कार्य बहुत सारे टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जिसमें संचार प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसमें भी प्रयोग होता है। तो भारत ने, एनसीईआरटी ने भी कुछ इंडिकेट किया है कि हमारे कृत्रिम उपग्रह क्या हो। तो भारत ने 1975 में आर्यभट्ट इसको लॉन्च किया था। भास्कर, रोहिणी, इनसैट और CMSO3 जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था। यह बेसिकली नेवी के लिए है। जो हमारी नेवी है, जो कोस्टल भारत के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करती है, उस नेवी को भी नेविगेट करने के लिए उनको एक प्रकार का डायरेक्शन, उनको एक प्रकार की दिशा की जरूरत होती है और ये इसके लिए नेवी के लिए लॉन्च किया गया था। एक है एनवीएस। एनवीएस क्या है? नाविक,
नाविक जो है उसी का हिस्सा है एनवीएस। हम सब जब कभी कहीं जाते हैं तो हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। गूगल मैप के सहारा लेने का सीधा मतलब ये है कि वो हमें दिशा प्रदान करता है। वैसे वो जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो हमारे देश का नहीं, वो यूएस का है। हमारे देश का जो है वो नाविक है, और नाविक का ही एक भाग है एनवीएस, ये भी सैटेलाइट है। और अधिकतर जितनी सैटेलाइटें हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित की जाती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? और ऑर्बिट मुख्यतः तीन होते हैं, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, और दूसरा होता है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और तीसरा होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इन सारे ऑर्बिट में सबसे कॉमन है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई 600 से 900 किलोमीटर होती है। अधिकतर सैटेलाइट यहीं स्थापित किए जाते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में। जब हम कभी देखते हैं कि पहले के समय में, आज भी समय में, जो गांव में बुजुर्ग हैं वह आसमान को देख करके कहीं पे भी बता सकते हैं कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। ये चीजें व्यापारियों से प्राप्त हुई। प्राचीन काल के जो व्यापारी हुआ करते थे, चूंकि वो रात को भी ट्रेवल अगर करें या रात को कहीं रुक जाएं, तो उनको दिशा भ्रम की स्थिति में एक पता चल जाती थी, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो उत्तर की दिशा कैसे पता करते थे? आप बड़े ध्यान से देखे होंगे कि जब रात में जब हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी आकृतियां दिखती हैं, उनको हम देवताओं से जोड़ लेते हैं। माइथोलॉजी का विषय अपना अपना है, सबका अपना अपना धर्म के हिसाब से सब लोग उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन जब हम उसमें कुछ तारों के समूहों को एक साथ देखते हैं, उसी तारों के समूहों को हम नक्षत्र मंडल कह देते हैं। नक्षत्र मंडल, एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, या इसे बिग बियर भी कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर, अर्सा मेजर और बिग बियर का एक भाग है जो 7 तारों का समूह है। वो 7 तारा क्या है? वो 7 तारा कुछ यस आकृति में ऐसे लगे हुए हैं, 7 तारे। और यहाँ नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये 7 तारे ऐसे कुछ आकृति में लगे हुए हैं। इसमें से नीचे का जो तारा है, जब उन तारों के पैरेलल हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो आगे एक चमकीला उत्तर दिशा में तारा दिखता है। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा सामान्यतः उत्तर ही दिशा में होता है, और उत्तर दिशा में होता है, और इसी के लिए हम उत्तर दिशा में जब ध्रुव तारा देख लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा, पूरब और पश्चिम, इसको हम देख लेते हैं। अगर आप कक्षा 6 में हैं तो आप रात के समय किसी भी अपने पेरेंट्स से उनको थोड़ा हेल्प लेकर उनसे आप देखें, ध्रुव तारा को आप ऑब्जर्व करें। एनसीईआरटी यही कहता है। एनसीईआरटी हमेशा बच्चों को कि स्कूली जीवन को उनके घरेलू जीवन से जोड़ना चाहता है, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ना चाहता है। अब बात आती है, हमने कुछ आपको कृत्रिम सैटेलाइट के बारे में बताया, आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, इनसैट है, CMOS-3 है, एनवीएस है। इनको छोड़ते कैसे हैं? इनको छोड़ने के लिए हम रॉकेट का प्रयोग करते हैं, और चूंकि एनसीईआरटी ने दिया है इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इसमें हम उचित नहीं समझते हैं कि आप लोग को बताएं। और यहाँ हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊंचाई पे जब आप 600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ लो अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट में ही अधिकतर सैटेलाइट छोड़ते हैं। सैटेलाइट को कैसे छोड़ते हैं? आप लोगों ने कभी बचपन में छोड़ा होगा, एक पटाखा आता है जिसमें आप ऊपर की तरफ कुछ बारूद लगे होते हैं, और नीचे से जब उसमें माचिस लगाते हैं तो बड़ी तेजी से ऊपर निकल जाता है। उसी की ही तरह कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा रॉकेट होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये जो ये वाला भाग है, इस भाग में हमारा पेलोड होता है। पेलोड का मतलब होता है कि हमारी जो सैटेलाइट होती है वो इसी भाग में होती है। सैटेलाइट हमारी इसी भाग में होती है, और इस भाग में फ्यूल भरे होते हैं, और ये फ्यूल का काम होता है दहन करना। ये फ्यूल जलते हैं, और जलने के बाद सैटेलाइट को थ्रस्ट प्रदान करते हैं, और थ्रस्ट प्रदान करने का मतलब सैटेलाइट लगातार ऊपर चली जाती है, और जब वह अपने ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो वहीं पर सैटेलाइट रिलीज कर दी जाती है। तो ये रॉकेट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बस यही है कि हमारे रॉकेट के ऊपर जो पेलोड होता है, पेलोड का मतलब वही सैटेलाइट होते हैं, नीचे फ्यूल लगे होते हैं। फ्यूल ले जाकर के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में या जियो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में
स्थापित कर दे, जिस ऑर्बिट में साइंटिस्ट स्थापित करना चाहे। हर ऑर्बिट में स्थापित करने का अपना अलग मकसद होता है। तो डियर, इसके साथ ही हम ये समझने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में कभी कंसेप्चुअल आपसे पूछ सकती हैं। तो हम दिशा तो ज्ञात ही कर चुके हैं, कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें पूछ सकती हैं। वो कंसेप्चुअल चीज़ें ये होगी कि क्या कारण है कि हम सौरमंडल को ही समझेंगे, सौरमंडल के बाहर हमको समझने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। और क्योंकि अभी जब आप खगोल की हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे, खगोल की का मतलब ये होता है कि रात में जो सारी चीज़ें हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई दे, तो हम ये कह सकते हैं वो खगोलीय की पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब ये है रात को हम तारे भी देख सकते हैं, उल्का भी देख सकते हैं, क्षुद्र पट्टी भी देख सकते हैं, सॉरी क्षुद्र ग्रह भी देख तो नहीं सकते, लेकिन कभी वो जलता हुआ दिख जाए, या जैसे कभी एक हम लोग बचपन में देखा करते थे पुच्छल तारा, ऐसा कुछ दिख जाए तो ठीक है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि अगर पृथ्वी है सूर्य के, तो पृथ्वी या 8 ग्रहों सूर्य का चक्कर क्यों लगाते हैं? भाई उनको दूर भी हट जाना चाहिए, चक्कर ही क्यों लगाते हैं? होता क्या है कि सूर्य को हम जैसा देखते हैं वो उतना बड़ा होता नहीं है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें पता नहीं कितने लाख छोटे बड़े ग्रह मिल जाएं तो भी उसके बराबर नहीं हो सकते हैं। और चूंकि ये हमें इसलिए छोटा दिखता है कि पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और कोई चीज दूर होने के कारण छोटी दिखती है। अगर आप छोटे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप देखेंगे कि जहाज कितनी बड़ी होती है, लेकिन आसमान में देखेंगे तो छोटी दिखाई देती है। अब उस आप हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिजिक्स का नियम है, और ये बाद में देखेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि इसी समय उसको देखें। तो कहने का मतलब है कि जब कोई बॉडी है और उस बॉडी में बहुत ज्यादा मास है, तो मास के अनुसार उसमें ग्रेविटी होगी। ग्रेविटी के कारण सारे वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं। इसीलिए पृथ्वी 8 ग्रहों को अपने तरफ खींचती है, और इसमें एक बल काम करता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, और ये क्यों काम करता है? ग्रेविटी के प्रेजेंस में करता है, और इसी के कारण सारे ग्रह अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इसी के कारण हमारा चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो वो चक्कर कैसे लगाता है? जैसे हमारी पृथ्वी है तो 365 दिन में कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। बुध है तो 58 ही दिन में लगा लेता है। लेकिन जब चांद है, चांद तो पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा, क्योंकि चांद पृथ्वी का उपग्रह है। तो जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो इसमें होता है कि चांद या कोई ग्रह है, हमारी पृथ्वी ही है, तो वो दो प्रकार का मोशन करती है। एक होता है परिक्रमण, जो इस तरह करती है, एक होता है घूर्णन, जो यहाँ तक करती है। तो जो परिक्रमण काल है वह 365 दिन से ज्यादा होता है, 365 दिन 56 मिनट 54 सेकंड होता है। और जो उसका घूर्णन होता है वो 24 घंटे होता है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन लगभग लगभग 27 दिन में लगाता है। उसका परिक्रमण और घूर्णन काल बराबर है। इसी के कारण हमेशा हमें चांद का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। अगर कोई एक है कि चांद हमें आज चांद में ये चीज दिखा, कल चांद में वो चीज दिखा, नहीं, चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, और जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है वही हिस्सा दिखाई देता है। जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता वो हिस्सा नहीं दिखाई देता है। तो इसी को लेकर चांद को दिखना, या चांद को हमारे यहाँ जो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को लेकर होता है, जिसे अमावस्या और पूर्णिमा कहते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे हमारा सन है। अब अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा चांद है, चंद्रमा है, मून है। चूंकि ये कंसेप्ट ही गलत है, इतना बड़ा अगर सन है तो इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं हो सकती, लेकिन बस समझने के लिए हम समझते हैं। तो जब अगर ये सूर्य है और सूर्य और ये अर्थ है और ये मून है, जब सूर्य का हिस्सा पृथ्वी पर पूर्णतः पड़ता है, इस पे चंद्रमा पर पूर्णतः पड़ता है, तो इस समय
चंद्रमा हमें पूर्णतः दिखाई देता है, इसी को पूर्णिमा कहा जाता है। कहने का केवल एक ही सेंस समझिए और इसको बाद में क्लियर किया जाएगा आगे के एनसीईआरटी में। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो पूर्णिमा होता है। इसी के अपोजिट अगर यहाँ पर पृथ्वी आ जाए और यहाँ पर चांद चला जाए तो ये अमावस्या होता है। चूंकि हम व्यवहारिक जीवन में पढ़ने का प्रयास करें, गांव में जब लोग रहते हैं तो वो देखते हैं कि महीने में एक दिन ऐसा आता है कि जब चांद अपने पूरे फुल आकृति में और शाम ढलते ही समय दिख जाता है, पूरी रात उजाला रहती है, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं और इसी को हम शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पूरी रात अंधेरा रहता है और चांद नहीं निकलता है, और निकलता है तो बस कुछ समय के लिए ही निकलता है। इसी को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। यही है अमावस्या और पूर्णिमा। लेकिन जब आप देखेंगे कि चांद निकला है तो वो कि जब शुरू में जब पूर्णिमा की शुरुआत होती है तो पूर्णिमा की शुरुआत मतलब जब पूर्णिमा होता है जिस दिन, उसे उस दिन चांद थोड़ा सा निकलेगा तो फिर शाम को ही, जैसे शाम को 6 बजे निकला तो 7 बजे ही वो फिर जाके अस्त हो गया, फिर 8 बजे फिर उसके दिन एक दिन बाद फिर उसी समय निकलता है तो 1 घंटे बाद अस्त होता है। तो ऐसे टाइम बदलते जाते हैं। आप देखेंगे कि पश्चिम से चांद का निकलना फिर धीरे 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 वो पूर्व में बढ़ता चला जाता है और उसकी आकार भी बदलती जाती है। तो जब जब हमें चांद पूर्णतः पूर्ण आकृति में दिखाई दे तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जब चांद हमें नहीं दिखाई देता है, काली रातें होती है, तो उसे अमावस्या कहते हैं। अब अगर ये ग्रेविटी जिससे पृथ्वी अपने चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमती है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह रहते हैं, अगर इस ग्रेविटी को खत्म कर दिया जाए, इमेजिन करिए तो क्या होगा अगर इस ग्रेविटी को खत्म हो जाए। वैसे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन एक कंसेप्ट की बात है। जैसे अभी हाथ में हम कोई एक धागे से कोई एक पिंड को बांध ले, एक वस्तु को बांध ले और ऐसे 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 नचाएं, और अगर उसके बीच के धागे को काट दिया जाए या कभी-कभी टूट जाता है, तो हम देखते हैं कि वो पिंड बहुत दूर जाके गिरता है, बहुत दूर जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि बीच का जो धागा है, जो दोनों को बाँधा रहता था, वह जो है उसी के कारण उसका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता था। लेकिन अब डियर क्या है कि अगर ऐसा हो जाए कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य या 8 ग्रह के बीच में अगर उस गुरुत्वाकर्षण बल को खत्म कर दिया जाए तो सारे ग्रह पृथ्वी से अनंत दूरी पे जाएंगे। हो सकता है किसी तारे से टकरा जाएं, और हो सकता है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो सूर्य में भी चिपक जाएं। ये भी हो सकता है सूर्य अपने अंदर। अभी आगे ब्लैक होल और बहुत सारी चीजें समझनी है, उसको हम आगे के एनसीईआरटी, अभी हमें पूरी एनसीईआरटी खत्म करनी है तो आगे की एनसीईआरटी में हम समझेंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को समझ गए हैं, और बहुत ही लिमिटेड समय में से ये सब समझना होता है। सबसे अच्छा आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग किताब लेके बैठिए। बिना किताब लिए आप वीडियो देखने से ही नहीं कुछ कर पाएंगे, और वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप किताबों को पढ़िए। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तब आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि सौर मंडल का एक इमेज दिया गया है। उस इमेज में हमें जो ग्रह दिखे थे तो उसमें कुछ आंतरिक ग्रह दिए हैं, कुछ वाह ग्रह दिए हैं। आंतरिक ग्रह में जो हमारा बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है और मंगल है, ये आंतरिक ग्रह है। उधर शनि है, बृहस्पति है, यूरेनस और नेपच्यून है, ये हमारा वाह ग्रह है। क्यों इनको आंतरिक और क्यों वाह कहा गया है? क्योंकि इनके बीच में एक क्षुद्र पट्टी है, और क्षुद्र पट्टी के अंदर के ग्रह जो सूर्य से और क्षुद्र पट्टी के बीच में है, इन ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है। और क्षुद्र पट्टी के बाहर जो ग्रह है इन्हें हम वाह ग्रह कहते हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आंतरिक ग्रह ठोस हैं, वाह ग्रह अधिकतर गैसियस फॉर्म में है? इसका एक ही कारण है कि वाह ग्रह के पास आंतरिक ग्रह के पास भी गैस थे, लेकिन ये गैस हीलियम और हाइड्रोजन के ही थे अधिकतर। क्यों? क्योंकि जो शनि है और बृहस्पति हैं, इनके पास हाइड्रोजन और हीलियम के गैसें हैं, और सूर्य के नज़दीक होने के कारण जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, उनकी गैसों को सूर्य ने अपने में
खींच लिया, क्योंकि ग्रेविटी, जितनी सूर्य का मास ज़्यादा है तो ग्रेविटी भी ज़्यादा है, उसने अपनी तरफ खींच लिया। और पृथ्वी के साथ-साथ जितने आंतरिक ग्रह हैं, वो उनका ठोस मिनरल जो था, वही ठोस भाग ही वो आपस में कंसोलिडेट हो गया। सबसे ज़्यादा ठोस भाग जो है वो पृथ्वी के पास है, और पृथ्वी के पास इस ठोस भाग होने के कारण आज पृथ्वी का घनत्व 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। शनि और बृहस्पति का कम है। क्यों? क्योंकि उसमें 96% 96% के आसपास हीलियम और हाइड्रोजन है, और हीलियम और हाइड्रोजन होने के कारण उनका घनत्व तो कम है लेकिन भार बहुत ज़्यादा है, आकार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कभी-कभी किसी एग्जाम में पूछ ले अगर कि शनि और बृहस्पति के पास छल्ले क्यों पाए जाते हैं? छल्ले मतलब, इसको समझने का प्रयास करें, छल्ले क्या है? जैसे ये हमारा ग्रह है, और ग्रह के पास ऐसे अगर छल्ले हैं तो यही होते हैं। क्या है ये छल्ले जो कि ग्रह के चारों तरफ, ये धूल होते हैं, गैस होते हैं, बर्फ होते हैं, जो अ, चारों तरफ जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो बृहस्पति और शनि के पास ऐसे छल्ले क्यों हैं? क्योंकि ये छल्ले उसी समय बने थे जब ग्रहों का निर्माण हुआ था, और यह छल्ले इतनी बड़े मात्रा में हैं, इनका आकार इतना बड़ा है कि इनके ऊपर ग्रेविटी बहुत बेहतर काम नहीं कर पाई, अर्थात ये खिंचाव इतना नहीं हुआ कि उस ग्रह में समा जाए, और इसी के कारण छल्ले थे। और हमारे जो आंतरिक ग्रह हैं, इनके पास इसलिए छल्ले नहीं कि इनके पास भी जब ये निर्माण हुआ तो इनके पास छल्ले थे, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छल्ले सूर्य में समाहित हो गए हैं। और कभी अगर हमसे ये पूछे एग्जाम में, एग्जाम के ही पर्पज से हम देखते हैं, कंपटीशन एग्जाम से, और जो एनसीईआरटी है वैसे स्कूली पर्पज के लिए बनाई गई है। कभी ये पूछे कि क्या कारण है कि जो नजदीक का ग्रह है वो छोटे हैं, और जो वाह ग्रह हैं वो बड़े आकार के हैं। तो जब गैसियस फॉर्म पुनः सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन विलीन हो गया, तो जो ठोस पार्ट है वो ठोस पार्ट ही कंसोलिडेट हुए, तो ग्रह छोटे हो गए। और जो दूर का जो वाह ग्रह हैं, वो उनका हीलियम और हाइड्रोजन का इतना एक्सपांड रूप है कि छोटे नहीं हो पाए, ये गैसियस के फॉर्म में है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप किताबें लेंगे और किताबों को लेकर के पहले चैप्टर को आप बखूबी पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। और ये हमारे शूट का पहला वीडियो है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि दिखाई दे या किसी भी प्रकार के इम्प्रूव करने की बात हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।